जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस राज्य में स्थित रामप्पा मंदिर या फिर रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई। तो ये आपको मिलेगा तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन हमारा डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस खिलाड़ी ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यहां पर जीता है। तो ध्यान रखिएगा, यह पदक जीता था प्रिया मलिक ने। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस संविधान संशोधन के एक भाग को खारिज किया गया। तो ये हमारा था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आपका 2012 में लागू हुआ था। ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि नेचर इंडेक्स टॉप 50 में JNCASR किस स्थान पे रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यह संस्थान हमारा 23वें स्थान पे रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र कर समिति में सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया। तो यहां पर नियुक्त किया गया है रश्मि आर दास को, यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस बैंक के द्वारा राष्ट्रपति भवन में अपनी पहली शाखा को लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, यानी कि ऑप्शन डी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किसके द्वारा अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन दी मिरर की घोषणा की गई। तो ये है राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा। ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारतीय सेना के द्वारा रिमोट एरिया में चिकित्सा सहायता देने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। तो इसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में किस देश के द्वारा विजन फॉर एवरीवन प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। तो यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था बांग्लादेश ने। ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस IIT संस्थान ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया IIT कानपुर ने, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस देश में 308 मिलियन वर्ष पुराने उंगली के आकार के एक जीवाश्म की खोज हुई है। तो इसकी खोज हुई है अमेरिका में। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस देश के द्वारा जोगा ग्लोज नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की गई। तो ये घोषणा कर दी है बांग्लादेश ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप मेरी लाइव क्लासेज अनअकैडमी के ऊपर भी अटेंड कर सकते हैं। विशेष तौर पर अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो मेरी जो क्लासेज हैं, खास तौर पे दिन में 12 बजे वाली और शाम को 3:30 बजे वाली, ये दोनों क्लास आप लोग जरूर अटेंड करिए। इससे आपको आने वाले समय में जो ग्रुप डी में आपके 45 अंकों का GS और आपके GK का सेक्शन होता है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। रात को 10 बजे हम लोग डेली करंट अफेयर का एक टेस्ट रखते हैं, 30 मिनट का टेस्ट होता है जिसमें आपके 60 प्रश्न होते हैं। तो अगर आपको अपनी करंट अफेयर की तैयारी को भी बूस्ट करना है, जैसा कि आप में से अधिकांश लोगों की नहीं है, तो भी आप लोग उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस पर 25 से 30% तक का डिस्काउंट चाहते हैं अनअकैडमी के ऊपर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी कोर्स पर यहां पर 25 से 30% तक का डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज कोड यूज करने पर आपको सिर्फ और सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 28 जुलाई से हमारे नए बैच भी शुरू हो रहे हैं, यानी कि अगर आप लोग SSC CGL CHSL इसके अलावा MTS वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन नए बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब होता है कि पूरा आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। पुराने जो कोर्स होते हैं उनके भी वीडियो आप देख सकते हैं। जितने भी आने वाले समय में नए बैच आएंगे उनमें भी आप लोग शामिल हो सकते हैं, यानी कि एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारे बैच का एक्सेस मिलेगा, फ्री PDF मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सीजन होगा और आप यहां पर अपने एजुकेटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग आज के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये दिवस हमारा हर साल 26 जुलाई को होता है। ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को ये पता होगा
कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947 को, उसी समय पाकिस्तान के द्वारा पहली बार जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला किया गया था। तो वो पहला युद्ध था, उसमें भी पाकिस्तान को हार मिली। उसके बाद में ये फिर 1965 में आ गए। 1965 में भी इन्होंने हमारे साथ में लड़ाई की, इसमें भी इनको हार मिली थी। उसके बाद में 1971 का युद्ध होता है, इसमें भी इनको हार मिलती है। और आखिरी बार जब पाकिस्तान से हमारा सामना हुआ था, वो साल है आपका 1999। तो 1999 में जो आपका कारगिल का युद्ध हुआ था, इसमें भी हमारी सेना ने पाकिस्तान को चटा दी थी धूल। और इस युद्ध में हमारी सेना ने 26 जुलाई को विजय हासिल किया था। इसीलिए कारगिल विजय दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं 26 जुलाई को। ध्यान रखिएगा, ये जो युद्ध है वह लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में लद्दाख का कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपका लड़ा गया था। और इसमें 2 ऑपरेशन आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, हमारी जो सेना थी उसके द्वारा यहाँ पर ऑपरेशन विजय चलाया गया था, लेकिन जो हमारी वायुसेना है उसने भी इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था और उनके द्वारा ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया था। तो ये दोनों ऑपरेशन कई बार पूछे जाते हैं, इनके बारे में आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये इस्तीफा दिया है कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा साहब ने। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो अभी कर्नाटक के हमारे नए राज्यपाल बने हैं, नाम क्या है उनका? तो उनका नाम है थावर चंद गहलोत। तो अभी हाई कमान से ये ऑर्डर आया BS येदियुरप्पा के पास में कि ऐसा है, अब आप अपना पद छोड़ दीजिए। तो इन्होंने बहुत ही शालीनता के साथ में गवर्नर को जाकर के अपना इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। बाकी अगर हम लोग BS येदियुरप्पा साहब की बात करते हैं तो ये टोटल 4 बार आपके कर्नाटक के सीएम रहे हैं। इस समय 19वें नंबर के सीएम के रूप में ये कार्य कर रहे थे जब इन्होंने इस्तीफा दिया है। कर्नाटक में आपको एक विधानसभा क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम है शिकारीपुर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ से ये 8 बार विधायक थे और अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हरित सोहरा वनीकरण अभियान को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया मेघालय राज्य में, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि मेघालय में हमारा एक स्थान है जिसका नाम है चेरापूंजी। एक समय ऐसा था कि जब दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वाला यह स्थान था। हालांकि अब आपकी सबसे ज़्यादा बारिश मौसिनराम में होती है। तो वहीं पर यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हरित सोहरा वनीकरण अभियान को लॉन्च किया गया है। ये जो अभियान है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पौधारोपण किया जाएगा और मेघालय राज्य का ये प्लान है कि इससे हमारे राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देखने को मिलेगा। तो मेघालय की सरकार के द्वारा असम राइफल के साथ में मिलकर के इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस अभियान को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारतीय नौसेना प्रमुख किस देश के नौसेना दिवस के 325वीं वर्षगांठ में शामिल हुए? तो ये जो नौसेना दिवस है ये मनाया गया है 25 जुलाई को और इसे मनाया है रसिया ने, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब ध्यान आपको क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि हमारे जो इस समय नौसेना प्रमुख हैं, नाम है इनका करमबीर सिंह। तो रसिया का एक बहुत ही फेमस शहर है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। तो वहां पर इनके नौसेना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें हमारे नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह हुए थे शामिल। इसके अलावा आप सभी को ये पता होगा कि हमारी यहाँ की जो INS तबर है, यानी कि इंडियन नेवल शिप तबर है, ये आपके दुनिया की यात्रा पर इस समय निकली है। इसने आपके इटली के साथ में अभी सैन्य अभ्यास किया था, फ्रांस की सेना के साथ में बे ऑफ बिस्के में किया था और उसके बाद में ये पहुंच चुकी है इस समय रसिया में। तो रसिया में ये 5 दिनों तक रहेगी और उस दौरान इसने यहाँ पर रसिया की सेना के साथ में एक अभ्यास भी किया और इनके नौसेना दिवस में भी ये शामिल हुई थी। रूस की बात करते हैं तो राजधानी मॉस्को में है, मुद्रा यहाँ की है रूबल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस खिलाड़ी को डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है हमारे एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, नाम है इनका प्रमोद भगत। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब प्रमोद भगत की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व के ये नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं इस समय। तो विराट कोहली फाउंडेशन के द्वारा RPSG समूह के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है अभी प्रमोद भगत को। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार होता है जिसे आप इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत विराट कोहली फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2017 में किया गया था।
तो इस साल ये पुरस्कार दिया गया है प्रमोद भगत को, जो कि दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस मंत्रालय के द्वारा नदी को जानो ऐप को लॉन्च किया गया। तो ये जो हमारा ऐप है इसको लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने। किसने लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब नदी को जानो यानी कि हमारे देश की जो नदियां हैं उनके बारे में इस ऐप के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा अभी व्यास पूजा महोत्सव के अवसर पर इस ऐप को जारी किया गया है। अब ऐप में आपकी क्या डेटा होंगी? तो हमारे देश में जो भी आपकी नदियां हैं उनके बारे में जो भी जानकारी होगी उन सभी जानकारियों को इस ऐप में अपलोड किया जाएगा और उद्देश्य यह है कि एक हमारे देश की जो नदियां हैं उन सभी का एक बेहतर डेटाबेस तैयार किया जाए। तो ऑप्शन आपका यहां पर बी यानी कि शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में आयोजित वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में हमारे देश ने कुल कितने पदक जीता है। तो हमने यहां पर टोटल जीत लिया है 13 पदक यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अभी मैंने कल ही आपको बताया था कि प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल जीता है। तो टोटल हमारे देश ने यहां पर जीता है 5 गोल्ड मेडल। कितना जीता है? टोटल हमने जीता है 5 गोल्ड मेडल और इस प्रकार से 5 गोल्ड मेडल, 1 रजत पदक और 7 ब्रॉन्ज के साथ में हमने यहाँ पर 13 पदक जीता हुआ है। आयोजन आप लोग ध्यान रखिएगा कि बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। हमारी जो यहाँ पर पुरुष टीम गई हुई थी उसने भी स्वर्ण पदक जीता है और महिला टीम ने यहाँ पर रजत पदक जीता हुआ है। अगर हम लोग 5 खिलाड़ियों की बात करते हैं तो प्रिया मलिक, तनु, कोमल पांचाल, अमन गुलिया और सागर जगलान ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, इस टूर्नामेंट की खास बात क्या थी कि इसमें हमारे 16 से 17 आयु वर्ग के खिलाड़ी ही शामिल होते हैं, यानी कि ये सब बिल्कुल अभी बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में 750 करोड़ की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई। तो ये जो विश्वविद्यालय है ये आपका बनेगा लद्दाख में। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि पहले हमारे जम्मू कश्मीर में विश्वविद्यालय था, तो उस समय तक आपका जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन लद्दाख अब हमारा एक नया यूटी बन गया है। तो इसीलिए हमारे जो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, ये आपके खेल मंत्री भी हैं, तो इनके द्वारा ये घोषणा की गई कि लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की जाएगी और इसके लिए जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम है 2009 वाला, उसमें सरकार के द्वारा संशोधन भी किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए लद्दाख हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कि नासा के द्वारा किस ग्रह के उपग्रह के लिए यूरोपा क्लीपर मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो मिशन है वो आपके बृहस्पति के मून यानी कि यूरोपा के लिए लॉन्च किया जाना है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आपका चर्चा में है क्यों? दरअसल ये जो मिशन है काफी पुराना है, लेकिन ये चर्चा में आया क्यों? क्योंकि अभी नासा ने स्पेस एक्स के साथ में किया है समझौता। अब समझौता किसके लिए हुआ है? तो जाहिर सी बात है जब भी कोई मिशन लॉन्च किया जाना होता है तो उसके लिए जरूरत होती है एक रॉकेट की। तो नासा ने स्पेस एक्स के साथ में समझौता किया और कहा कि भैया अपना रॉकेट आप हमको दीजिएगा। तो रॉकेट यहाँ पर होगा फॉल्कन हैवी रॉकेट, जिसकी मदद से नासा के द्वारा आपके अक्टूबर 2024 में यहाँ पर बृहस्पति का जो हमारा मून है जिसका नाम है यूरोपा, उसके लिए यूरोपा क्लीपर मिशन को लॉन्च किया जाना है। अच्छा, टोटल अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं तो 390 मिलियन मील टोटल डिस्टेंस है हमारी पृथ्वी से इस यूरोपा का, और इसके लिए यहाँ पर जो आपका स्पेसक्राफ्ट होगा उसको पहुंचने में लगेंगे 5 सालों का टाइम। तो 5 साल यानी कि अप्रैल 2030 में जाकर के ये आपके यूरोपा सैटेलाइट की मून्स की कक्षा में पहुंचेगा। अच्छा, उद्देश्य क्या है? तो बस वही एकमात्र उद्देश्य है कि पृथ्वी को हम लोग बर्बाद ही कर रहे हैं, तो अब किसी अन्य ग्रह पे भी जीवन की तलाश की जाए कि क्या हम लोग वहां पर भी सेटल हो सकते हैं। तो 2024 में फॉल्कन हैवी रॉकेट की सहायता से इसे लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, नासा की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जिम ब्रिडेनस्टीन में आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेगा और बिल नेल्सन इसके नए प्रशासक भी बने हैं। और स्पेस एक्स आप सभी को पता होगा ये हमारे मस्क साहब की कंपनी है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 तक किस देश में विश्व के सबसे बड़े
फ्लोटिंग सोलर फार्म की स्थापित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये स्थापित होगा आपका इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में स्थापित होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल ये आपका चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि सिंगापुर की एक कंपनी है, कंपनी का नाम है सनसीप ग्रुप। क्या नाम है? सनसीप ग्रुप। तो इन्होंने अभी इंडोनेशिया के साथ में समझौता किया है और इस समझौते के अंतर्गत इंडोनेशिया का जो बाटम द्वीप है वहां पर आपको मिलेगा एक जलाशय जिसका नाम है दुरियांग। तो इस दुरियांग जलाशय के 1600 एकड़ के क्षेत्रफल में यहां पर इसको स्थापित किया जाना है। अच्छा, जब आपसे ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा सोलर पावर स्टेशन या सोलर पावर पार्क या सोलर पावर फार्म, तो इसका मतलब होता है उसकी कैपेसिटी से। जैसे अभी आप सभी को पता होगा कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा या पार्क होगा वो आपके रीवा में बनेगा, मध्य प्रदेश में, जिसकी क्षमता होगी 750 मेगावाट। और एक हमारा भारत का सबसे अधिक क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट बन भी चुका है। कहाँ पर? तेलंगाना के रामगुंडम जलाशय में, जिसकी क्षमता आपकी है 100 मेगावाट। तो यहाँ पर जो आपका दुनिया का सबसे शक्तिशाली सोलर पावर पार्क होगा इसकी क्षमता होगी 2.2 गीगावाट जब ये अपने पीक के ऊपर पहुंचेगा। तो वर्ष 2022 से इसके निर्माण की शुरुआत होगी और 2024 में जाकर के ये पूरा होगा। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में इसको स्थापित किया जाना है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बनी हैं? तो ये है हमारे आईपीएस अधिकारी, नाम है इनका नासिर कमल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, नासिर कमल साहब हमारे 1986 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। आईएएस नहीं है जी, आईपीएस हैं। और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा जब तक इनका कार्यकाल बचा हुआ है यानी कि 31 जुलाई 2022 तक के लिए इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के ये हमारे नए महानिदेशक बने हैं। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, इस पुस्तक के हमारे लेखक कौन है बताइए? तो ये जो आपकी पुस्तक है इसे लिखा है हमारे भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त, नाम है इनका अशोक लवासा। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को यह पता होगा कि अशोक लवासा साहब ने पिछले साल चुनाव आयुक्त के पद से दिया था इस्तीफा, क्योंकि जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके ये बन गए थे नए अध्यक्ष। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सॉरी अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष। तो इस समय ये उपाध्यक्ष के पद पर हैं और यही हमारे इस समय उपाध्यक्ष हैं एडीबी के, और इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है एन ऑर्डिनरी लाइफ। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। तो दरअसल इन्होंने अपने फादर के बारे में कुछ चीजें यहां पर मेंशन की है और हमारे लोकतंत्र में इंटीग्रेशन का क्या महत्व है इसके बारे में भी इन्होंने डिटेल में इस पुस्तक में बताया है। तो काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है, नाम इसका है एन ऑर्डिनरी लाइफ और इसको लिखा है पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा जी ने। तो इस तरीके से आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि फवाद मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भी हमारे टोक्यो गए हुए हैं, एकमात्र हमारे घुड़सवारी के खिलाड़ी हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जसप्रीत बुमराह किस खेल से संबंधित हैं? तो भारत के इस समय नंबर 1 गेंदबाज हैं और ये हमारे क्रिकेट से संबंधित हैं। सौरभ चौधरी की बात करते हैं तो ओलंपिक में जो इनका सफर है वो शायद समाप्त हो चुका है और ये हमारे शूटिंग से संबंधित हैं। उसी प्रकार से शरद कमल की बात करते हैं तो ये आपके टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश से 4 हेरॉन ड्रोन लीज के ऊपर लिया है बताइए। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश से रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदा है। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन नाम की जो कंपनी है ये किस देश की कंपनी है इसके बारे में भी बताना है। अच्छा, एक प्रश्न आपके लिए और है, आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि जो नासा है उसके द्वारा आपके शनि का जो मून है जिसका नाम है टाइटन, तो टाइटन के लिए भी इनके द्वारा एक मिशन लॉन्च किया जाएगा। उस मिशन का नाम क्या है ये आप लोग नीचे कमेंट में बताएंगे। बाकी अनअकैडमी के ऊपर मेरी जो लाइव क्लासेज हैं उसमें आप लोग जरूर शामिल होइएगा। ग्रुप डी के एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं। इसके अलावा अगर अनअकैडमी के ऊपर आपको हमारे भारत के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना है तो आप लोग कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इसके लिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मुझसे एक बार कॉन्टैक्ट करेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।